ठीक है, देखो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वहीं से, लास्ट क्लास जो हुआ था, अभी जो लेसन था उसमें एक मिस्टेक यहाँ पर हो गई है। एक मिस्टेक अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर दी है। ये जो आई है वो ये एक्चुअली डिनोमिनेटर साइड पे ही रहेगा आई। देखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ मैंने क्या क्या लगाया है। मैं यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूँ वो मेरे अप्रोक्सीमेशन सी है, ठीक है, जो कि आप कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हो, मैथमेटिकली भी, कि जब एंगल थीटा की वैल्यू काफी छोटी होती है, लाइक 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस टाइप की वैल्यू जब होती है, तो जहां जहां साइन ऑफ थीटा बन रहा होता है वो वैल्यू आपको थीटा के बराबर ही आती है, लेकिन थीटा को आप रेडियन में रखो, ठीक है। वो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में वेरीफाई किया था। और ऐसे केसेस में अगर आप कोसाइन थीटा आप कैलकुलेटर यूज करो, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर लो, और आप इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर से साइन कॉस 4 डिग्री की वैल्यू देखो, आप कॉस 4 डिग्री की वैल्यू निकालो जो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है उससे, क्या बन रही है। कोसाइन 4 डिग्री की वैल्यू आप एक बार वेरीफाई करो, मेरे कहने पे मत जाओ, आप कोसाइन ऑफ 4 डिग्री की वैल्यू वेरीफाई करो अपने कैलकुलेटर में कि कोसाइन 4 डिग्री क्या बन रहा है। 0.997, 0.997 को क्या आप लोग लगभग 1 नहीं मान सकते? 0.997 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 मान लें। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि कॉस थीटा लगभग 1 के बराबर हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1। कॉस थीटा लगभग 1 हो जाएगा, और जहां साइन थीटा है उसकी जगह थीटा, तो यही अप्रोक्सीमेशन यूज करा जा रहा है यहाँ पर, कि जो ये साइन ऑफ आई माइनस आर है, क्योंकि अंदर जो एंगल आई है और अंदर जो एंगल आर है ये दोनों छोटे एंगल्स हैं, तो साइन ऑफ आई माइनस आर जहां पर है, साइन आई माइनस आर, इसको आप अप्रोक्सीमेटली आई माइनस आर कर दो इसी प्रॉपर्टी से, बिकॉज थीटा छोटा एंगल है। जहां पर कोसाइन ऑफ आर है, क्योंकि आर छोटा एंगल है तो ये वैल्यू लगभग 1 मान ली जाएगी, और जहां पर साइन ऑफ आई है वो वैल्यू भी आप आई मान लो। तो ये 3 अप्रोक्सीमेशन हम लोगों ने यहाँ पर यूज किए हैं। तो साइन आई माइनस आर की जगह पर आई माइनस आर हो गया, ये जो कोसाइन कॉस ऑफ आर है वो 1 हो गया, और फिर ये जो साइन ऑफ आई है उसको हम लोगों ने आई मान लिया है। ये हमारी कैपिटल एस की वैल्यू हुई। और यहाँ पर जब स्नेल्स लॉ फॉलो कर रहे हैं, स्नेल्स लॉ, तो वहां पर भी साइन आई की जगह, इसी रिजल्ट से साइन आई की जगह आई, एंड सिमिलरली साइन आर की जगह पर आर, तो आई अपॉन आर की वैल्यू म्यू हो गई। अब आप यहां से काम करेंगे, यहां से आर इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय म्यू, आर इक्वल टू आई अपॉन म्यू आएगा, और ये आर, ये जो वैल्यू ऑफ आर आपको यहां पर मिल रही है, ये वाला आर, ये ले जा करके यहां पर रखेंगे। तो जब ये आर, आर इक्वल टू आई अपॉन म्यू यहां पर रखोगे, राइट, तो आपके पास कैपिटल एस की जो वैल्यू बनेगी, इसको रखने के बाद देखो, इसको रखने के बाद कैपिटल एस की वैल्यू बनेगी टी, यहाँ पर आपके पास आई माइनस आर की जगह पर आई डिवाइडेड बाय म्यू इन प्लेस ऑफ आर, और यहाँ पर फिर से एक आई है, आप आई को कॉमन ले लो, तो टी इंटू आई, यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन म्यू डिवाइडेड बाय आई, आई और आई कैंसिल, यानी कि कैपिटल एस इक्वल टू टी टाइम्स 1 माइनस 1 बाय म्यू। और कैपिटल एस था क्या? कैपिटल एस क्या चीज है पिछले डायग्राम में देखो तो कैपिटल एस सेपरेशन है, यानी एक तरीके से डिस्टेंस है। कैपिटल एस डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की रियल लोकेशन का और ऑब्जेक्ट की एपरेंट लोकेशन का। रियल और एपरेंट लोकेशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैपिटल एस का है, राइट। सेपरेशन है, एस फॉर सेपरेशन। तो आप ये कह सकते हो कि दिस इज द सेपरेशन बिटवीन बिटवीन रियल एंड एपरेंट लोकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कब कब होगा? व्हेन
व्हेन सीन थ्रू द ग्लास स्लैब, सीन थ्रू ग्लास स्लैब। थ्रू ग्लास स्लैब का मतलब क्या हुआ कि थ्रू द ग्लास स्लैब का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर ग्लास स्लैब के अलग अलग साइड पर हैं, उनके बीच में स्लैब आना चाहिए, थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है, एक एग्जांपल लेके देखो। ठीक है, एक एग्जांपल लो, और ये जो टी है वो थिकनेस ऑफ स्लैब है, स्लैब की थिकनेस। चलिए एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। देखो एग्जांपल ऐसा कुछ है कि हमारे पास यहाँ पर स्लैब है, फॉर एग्जांपल है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेके देखेंगे। मान लो ऐसे कोई स्लैब है और हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो इस लाइन के पार है, लाइन पर है। ठीक है, तो यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी थिकनेस आपको दे रखी है, सपोज दैट 6 सेंटीमीटर है। इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस आप मान लो कुछ 40 सेंटीमीटर के आसपास है। और यहाँ से खड़े होकर के कोई पर्सन देख रहा है इसको यहाँ से, और इस पर्सन से जो स्लैब का डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। तो इस पर्सन को ऑब्जेक्ट कहाँ पर दिखेगा? वेयर विल, क्वेश्चन ये है, वेयर विल द पर्सन ऑब्जर्व, कहाँ पर ये ऑब्जर्व करेगा द ऑब्जेक्ट? वेयर विल द पर्सन ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन है आपका, कहाँ पर होगा ये। इसको बोलते हैं सीन थ्रू स्लैब। ठीक है, इसको बोलते हो सीन थ्रू स्लैब, कि आप एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो लेकिन आपके और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई स्लैब है, आपके और ऑब्जेक्ट के बीच में स्लैब है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी शोरूम के बाहर हो, किसी शोरूम के बाहर हो और शोरूम में ग्लास का डोर लगा है, तो ग्लास के डोर के आर पार शोरूम के जो अंदर की चीजें हैं उनको आप देख रहे हो, लेकिन आप शोरूम के बाहर हो और आप दोनों के बीच में ग्लास का डोर है, तो यू आर लुकिंग थ्रू द ग्लास स्लैब, यू आर लुकिंग थ्रू द ग्लास स्लैब। और ऐसे में things which are inside the showroom will be observed to be at a different place than the real value। ठीक है, तो लविश त्रिपाठी का आंसर आ रहा है 64 सेंटीमीटर आ रहा है फ्रॉम दैट पर्सन। आदर्श शुक्ला कह रहे हैं 58 सेंटीमीटर, कौस्तुभ 64, 3 आंसर्स आए हैं। देखिए स्लैब के केस में एक बात ध्यान रखना है यार, स्लैब के केसेस में आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, आपके लेवल पर, आपके लेवल पर स्लैब के केस में एक बात ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट विल अपीयर नियर, आप इस लाइन को ध्यान रखना, आपके केसेस में ऑब्जेक्ट विल अपीयर नियरर देन द रियल वैल्यू। स्कूटी के जो मिरर्स होते हैं ना, स्कूटी मतलब टू व्हीलर्स के जो मिरर्स होते हैं, फोर व्हीलर्स के जो मिरर्स होते हैं, उनमें साइड में मिरर्स पे कुछ प्रिंटेड होता है। अगर आप मिरर्स पर देखो तो कुछ लिखा होता है वहां पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। कभी भी देखना है किसी भी टू व्हीलर की जो साइड मिरर्स होती हैं, टू व्हीलर्स फोर व्हीलर के साइड मिरर्स, उन पर ये स्टेटमेंट लिखा होता है। हालांकि उसका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो चीज आप देख रहे हो वो रियलिटी नहीं होती है। अगर हमारे व्हीकल्स के केस में हम रियल चीज देख रहे होते तो हमें उस व्हीकल पर ये लिखने की जरूरत नहीं थी कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। मतलब वहां पर वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि जहां पर आपको अपने मिरर में ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट उससे ज्यादा क्लोज हैं, बट आपको दिखते कुछ और है। मैं ग्लास स्लैब के केस में आपसे कह रहा हूं कि जब आप ग्लास स्लैब की बात करोगे, मेरा ये स्टेटमेंट फॉर ग्लास स्लैब है।
दिस इज द स्टेटमेंट फॉर द ग्लास स्लैब इन एयर। तो ऑब्जेक्ट आपको नियर दिखेगा, और कितना नियर दिखेगा, मतलब ऑब्जेक्ट विल अपीयर हियर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको अपीयर दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा वो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो अपीयरेंस होगी वो दिखेगा आपको यहाँ पर, और उसके रियल लोकेशन में और उसकी अपीयरेंस में जो डिफरेंस है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है रियल में और अपीयरेंस में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका कैपिटल एस के बराबर है। अब कैपिटल एस को आप कैलकुलेट करो तो थिकनेस की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ 1.5 है। तो अब आप ये वैल्यू अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, इसकी जो वैल्यू आपके हिसाब से कैलकुलेट कर लो। हाँ जी अश्विका आंसर सही है, ऋषभ आंसर सही है। तो ये आपका 2 सेंटीमीटर के आसपास आएगा, इनका आसपास क्या 2 सेंटीमीटर ही आएगा। तो ये 2 सेंटीमीटर नियर दिखेगा, 2 सेंटीमीटर नियर। अब ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कितनी दूर है, देखो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डिस्टेंस क्या थी इस पर्सन से, वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर था, अगर आप इस डिस्टेंस को देखो तो ये जो डिस्टेंस है पर्सन का और ऑब्जेक्ट के बीच में, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, अगर आप देखो तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया 46, 40 + 6 + 20, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस है 66 सेंटीमीटर रियल में, 66 रियल है, बट वो आपको नियरर दिखेगा, कितना नियरर दिखेगा, 2 सेंटीमीटर नियर दिखेगा। जब 2 सेंटीमीटर नियर दिखेगा इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट पर्सन से 64 सेंटीमीटर पर अपीयर होगा, 64 पे अपीयर होगा वो, जबकि एक्चुअल में 66 पे है वो। ठीक है, तो लुकिंग थ्रू द ग्लास स्लैब, रिमेंबर लुकिंग थ्रू द ग्लास स्लैब की जो सिचुएशन आएगी उस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल लोकेशन से थोड़ा सा क्लोजर दिखता है, नियरर दिखता है हमें, राइट। और कितना नियर दिखेगा कितना क्लोज दिखेगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय द फॉर्मूला कैपिटल एस इक्वल टू थिकनेस टाइम्स 1 - 1 बाय म्यू। ये उसके लिए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा आपका। इन केस डबल स्लैब है, अगर इन केस ऑफ डबल स्लैब, नेक्स्ट पेज पे देखूं, अगर हमारे पास ये डबल स्लैब का केस होता तो हम कैसे दिखाते हैं इसको। इन केस अगर डबल स्लैब का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल पहला स्लैब मान लिया जाए यहाँ पर है फर्स्ट स्लैब, ठीक है, और इसके बगल में दूसरा स्लैब है, आई मीन 2 स्लैब है, ठीक है, इनफैक्ट बगल में नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये इसके में जो हमारा सेकंड स्लैब है, ठीक है, सेकंड स्लैब वो कुछ ऐसे रखा है, ऐसे मान लीजिए 2 स्लैब्स हैं, ठीक है, ये 2 स्लैब्स हो गए, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमने मान लिया कुछ इस स्लैब के ऊपर कहीं रखा होगा। देखो अब आप ऐसे कुछ मान लो, ठीक है, अब आप ऐसे मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कौन है वो भी बता दें आपको, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कौन है वो भी देखिएगा, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली चलते हैं। तो यहाँ पर कोई एक पर्सन है, ठीक है, ये कोई एक पर्सन है मान लो, और इसको देखने वाला पर्सन यहाँ पर है, ठीक है, इसको देखने वाला पर्सन यहाँ पर है, ऐसे मान लीजिए आपका, राइट। 2 हो गए, ये पर्सन इस तरफ और ये पर्सन इस तरफ हो गए। तो ये आप कुछ ऐसे मान सकते हो, पर्सन ए और पर्सन बी। तो बी ऑब्जर्व कर रहा है, बी ऑब्जर्व्स ए, ये केस है आपका, बी ऑब्जर्व्स ए, और ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये डिस्टेंस आपको दे रखी गई है 9 सेंटीमीटर की, और ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर की। यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3 है, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक है, और ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस आपको दे रखा है अराउंड 100 सेंटीमीटर का। तो बी ऑब्जर्व्स ए,
बताओ, फाइंड लोकेशन ऑफ ए एज सीन बाय बी, क्या होना चाहिए? फाइंड द लोकेशन ऑफ ए एज सीन बाय बी। क्या वो उसको 100 सेंटीमीटर पे ही दिखेगा? क्या बी ऑब्जर्व ए कर रहा है ना, बी ए को ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या बी से ए 100 सेंटीमीटर पे ही अपीयर होगा, या बीच में ग्लास स्लैब आने की वजह से बीच में जो स्लैब्स आ गए हैं, स्लैब 1 और इसके बाद हमारे पास एक दूसरा स्लैब है, स्लैब 2, तो क्या मुझे वो पर्सन 100 सेंटीमीटर पे ही दिखेगा, या फिर कुछ डिस्टेंस में चेंजेस करने होंगे मुझे? ठीक है, कौस्तुभ सही है। यही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, whenever you are looking at some object, whenever you are looking at some object through a glass slab, then the object appears closer to you, the object appears closer to you than its real distance. How much close the object will appear? How much close the object will appear? For that we have a relation, we have a formula which is capital S equals to, for that we have formula capital S equals to t times 1 minus 1 by mu. In case of double slab, first slab will make object closer by, it will make the object closer by, thickness is 9, 1 minus 1 upon 1.5. So first slab will make the object closer by this much distance, and the second slab this second slab, it will make object closer by, इसकी thickness 12 into 1 minus 1 by 3. तो अब आप दोनों को ऐड करो, टोटल दोनों को ऐड करके देखो टोटल कितना आज आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम टोटल ऐड करें, टोटल वैल्यू, ठीक है जी, टोटल, तो टोटल आई थिंक जिसका आंसर आएगा वो 11 सेंटीमीटर के आसपास होगा टोटल, यानी ओवरऑल ऑब्जेक्ट 11 सेंटीमीटर क्लोजर दिखेगा आपको, क्लोजर, इतना इतना क्लोज होगा वो देन द रियल वैल्यू, 11 सेंटीमीटर क्लोजर देन द रियल वैल्यू। तो रियल डिस्टेंस उसका क्या है? 100 सेंटीमीटर, रियल डिस्टेंस इज 100, 11 सेंटीमीटर क्लोज कर दो, मतलब क्या हुआ इसका? ऑप्टिकल इल्यूजन टाइप की चीज हो गई, ऑप्टिकल इल्यूजन टाइप की। इसका मतलब पर्सन ए 11 सेंटीमीटर क्लोजर दिखेगा, ए appears here for B, मतलब B को A जो है वो यहां दिख रहा है, जबकि एक्चुअल में A थोड़ा सा पीछे है। तो नाउ ऑब्जेक्ट इज नियरर देन इट्स रियल डिस्टेंस। थ्रू स्लैब, डबल स्लैब, ट्रिपल स्लैब होगा तब भी ये लगाओगे, 4 स्लैब हो जाएंगे तब भी यही स्लैब लगाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा? हर एक स्लैब को मिला करके ऐड करना पड़ेगा, जितने भी स्लैब हैं उन सबको आप ऐड कर दो। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यहां तक स्लैब का कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा है आपको, कि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को देखेंगे थ्रू द स्लैब, ठीक है, हमारे और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर स्लैब आ चुका है तो हमें उस ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन होती है वो रियल लोकेशन से कुछ नियर दिखता है, नियरर, और कितना नियरर, उसका फॉर्मूला है कैपिटल एस इक्वल टू टी इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ये कह सकते हो। और इससे क्या फर्क पड़ता है इस क्वेश्चन में? एक और पॉइंट है, क्या फर्क पड़ता है? आप देखो, आपने ये सारा आंसर दिया है, ठीक है, इज देयर एनी डिपेंडेंसी ऑन दिस गैप? डज इट मैटर व्हाट इज द गैप बिटवीन टू स्लैब? क्या ये आपके क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कहीं से? क्या दोनों स्लैब के बीच का जो गैप है वो इंपॉर्टेंट है?
इसको कहीं यूज किया है आपने कैलकुलेशंस में, कहीं पर यूज किया गया है इसको? कहीं पर भी ये सेपरेशन, इस गैप को यूज किया है? नहीं किया है। इसका मतलब दोनों स्लैब के बीच में गैप ज्यादा हो चाहे दोनों स्लैब के बीच में गैप कम हो, आंसर में फर्क नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। सो डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लैब, उनके बीच का जो गैप है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? उन स्लैब्स की थिकनेस और उन स्लैब्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इवन अगर मैं इवन देखिएगा, इवन देखो, सिचुएशन अगर ये होती, मान लो कि हमारे पास फर्स्ट स्लैब यहां पर है, पहला स्लैब, ठीक है, कुछ ऐसे मान ले, और अगर हमारा दूसरा स्लैब इसको टच कर रहा होता, सेकेंड स्लैब मैं इसको टच करके दिखाता, सेकेंड स्लैब इज टचिंग द फर्स्ट स्लैब, दोनों स्लैब आपस में टच कर गए, कोई गैप नहीं उनके बीच में। और अगर अब हम ऑब्जेक्ट को दिखाएं, अब अगर आप ऐसे मान लो कि ऑब्जेक्ट यहां पर है और उसको देखा जा रहा है इस तरफ से, तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो, स्लैब्स टच कर रहे हैं अगर, तो अगर यहां पर हम मान लें कि हमारा वो ऑब्जेक्ट है, अभी सिर्फ पॉइंट से दिखा दे रहा, और यहां से उसको देखा जा रहा है, आई मीन ये आंखें हैं, ये डिस्टेंस हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल के हिसाब से 100 सेंटीमीटर माना है। डिस्टेंसेस में वही यूज करूंगा, 9 सेंटीमीटर की थिकनेस इसकी मानूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5 है, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस हम लोगों ने ली थी वहां पर आई थिंक की 12 सेंटीमीटर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 था। तो नो गैप, ये केस क्या है? नो गैप बिटवीन स्लैब्स। क्या फर्क पड़ता है इसमें आपको? कहां पर अपीयर होगा ये ऑब्जेक्ट? ये ऑब्जेक्ट जहां पर अपीयर हो रहा है, मान लो यहां कहीं पर अपीयर होगा, ऑब्जेक्ट विल अपीयर उस पॉइंट्स मान रहे हैं हियर, तो ये कितना डिस्टेंस आगे अपीयर होगा, ये क्वेश्चन है आपका, ये डिस्टेंस क्या होगी, कितना डिस्टेंस आगे वो दिखेगा। तो अभी पिछला एग्जांपल देखो ना, पिछले एग्जांपल में क्या था, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपसे कि ये गैप तो मैटर ही नहीं कर रहा यार, ये गैप कितना है इससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये गैप नॉन जीरो हो या जीरो हो जाए, जब इससे आपके आंसर में फर्क ही नहीं पड़ना कोई, तो दोनों स्लैब चाहे एक दूसरे को टच कर रहे हो और चाहे वो टच ना कर रहे हो, दोनों ही कंडीशंस में जो आंसर है वो सेम आएगा, बिकॉज गैप बिटवीन द स्लैब हमारे लिए नहीं, कुशल बंसल, अगर स्लैब्स टच कर रहे हैं तो दोनों को मिलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज उनके मटेरियल्स अलग अलग हैं, तो मिक्स नहीं कर पाओगे आप, है ना, बिकॉज देखो वो मिक्स तो नहीं हो पाएंगे, मतलब दोनों को मिला करके सिंगल स्लैब मानेंगे तो सिंगल स्लैब का मटेरियल क्या मानोगे, ठीक है ना, क्योंकि उनके मटेरियल्स अलग अलग हैं, तो इसका तरीका आप ऐसे रखो, बेटर हुआ सिंपल वे में, तो इसका भी आंसर सेम आएगा, सेम आंसर। तो ये जो प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम इज सेम एज प्रीवियस वन, जो भी हम लोगों ने पहले किया उसी के सिमिलर है, तो आंसर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर क्लोजर, यानी कि पर्सन से, फ्रॉम दिस पर्सन द ऑब्जेक्ट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 89 सेंटीमीटर। प्रवीण कह रहे हैं कि दोनों के बीच का ऑब्जेक्ट दिखेगा अगर रखें तो। हम्म, हाँ प्रवीण दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा? देखो, मैं तुम्हारे डाउट का एग्जांपल लेता हूँ, देखो, देखिए अगर आप ये जो कह रहे हो, अभी सुनना, ये जेन्युइन पॉइंट पूछ रहे हैं, इनका ये कहना है कि मान लो हमारे पास एक स्लैब यहाँ पर है, ठीक है, हमारे पास स्लैब्स यहाँ पर है, पहला स्लैब मान लिया, स्लैब वन, ठीक है, और दूसरा स्लैब यहाँ पर है, गैप है, दोनों स्लैब्स के बीच में गैप है,
ठीक है, ये दोनों स्लैब मान लिए, इनके बीच में कोई गैप हो गया और हमने इस तरह से हमारी एक लाइन हो गई। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है सपोज यहाँ पर है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई पर्सन, मान लो ऑब्जेक्ट के नाम पर पर्सन वो ए है, इसको देखने वाला पर्सन बी है, और इसको देखने वाला पर्सन इस तरफ भी है, पर्सन सी है। ठीक है, कुछ ऐसा मान लो, मतलब कि आप ये मान लो कि जो पर्सन ए है, ठीक है जी, आप मान लो कैटरीना है ये, पर्सन बी मान लो, ठीक है, ये हमारे अक्षय भाई साहब हैं, अक्षय कुमार भाई साहब, और आप पर्सन सी को मान लो कि जो पर्सन सी है ये आपके कौन है, इनकी जगह पर आप किसको मान सकते हो, वरुण धवन को मान सकते हो। ठीक है, हाँ ठीक है, देखो ये लोगों के नाम आने लगे। हाँ, प्रवीण, रविश कह रहा, ठीक है। तो दोनों की नजर कटरीना के ऊपर है। ठीक है, अक्षय कुमार की भी नजर कटरीना के ऊपर है और इस वरुण धवन की भी नजर इसी के ऊपर है, दोनों उसको देख रहे हैं। ठीक है, 12 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5 है, राइट। 20 सेंटीमीटर ये है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 4 है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। और ये जो डिस्टेंस है इनके और इनके बीच का, ये डिस्टेंस अराउंड 60 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस अराउंड 80 सेंटीमीटर है। बताओ, अब इसका आंसर देना। वेयर विल कैटरीना अपीयर फॉर अक्षय कुमार, और सेकंड पार्ट है आपका वरुण धवन, कहाँ कहाँ पर अपीयर होगी वो बताओ। आदर्श शुक्ला, क्या बात है, लगता है तुमको भी करीना, तुमको भी लगता है कटरीना पसंद है आदर्श। हाँ, कौस्तुभ कह रहा है अक्षय कुमार के लिए 56 सेंटीमीटर, ऋषभ अवस्थी कह रही है 52, बहुत जल्दी है तुमको लगता है मिलने की उससे। कृष्णा सिंह 56, कौस्तुभ, वरुण धवन के लिए 65। ओहो, वरुण धवन की जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी यार, ज्यादा दूर हो गई। अक्षय कुमार की जिंदगी अच्छी है, उनके उनके लिए कटरीना पास है। 56 लविश त्रिपाठी कह रहे हैं और 68 उधर से। अच्छा, ठीक है। विशाल बंसल अक्षय के लिए 56, ठीक है। आदर्श शुक्ला बताओ तुम अपना आंसर भाई। 56 और 65, ठीक है। और हाँ, ऋषभ अवस्थी सही है। नश्मिका 4 सेंटीमीटर क्लोजर फॉर अक्षय कुमार, अच्छा जी, ठीक है। हाँ ठीक है, 56 सही है, नश्मिका जी आंसर सही है। लविश त्रिपाठी 56 अक्षय के लिए और 68 फॉर द वरुण धवन। बेचारा वरुण धवन, किस्मत खराब है उसकी। हाँ, चलो ठीक है। तो जब आप इसकी बात करोगे ना फर्स्ट पार्ट की, कुशाल बंसल सही है। तो इसके लिए देखो, दोनों को वो क्लोजर तो दिखेगा, ठीक है ना। अब कितना क्लोजर होगा ये मैटर करता है। तो यहाँ पर क्लोजर बाय फॉर्मूला क्या है, थिकनेस 12, 1 माइनस 1 अपॉन 1.5, ये वैल्यू आपकी आएगी 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर क्लोजर। तो 60 पे थी, 56 दिखेगा, आंसर हो गया 56 सेंटीमीटर। यानी अक्षय कुमार को ऐसा लगेगा कि जो कैटरीना है वो 56 सेंटीमीटर पे खड़ी है, जबकि एक्चुअल में 60 पर खड़ी है, वो 4 सेंटीमीटर क्लोज दिखेगी उसको। धवन के लिए, इट इज क्लोजर बाय, ठीक है, क्या होगा, इट इज क्लोजर बाय थिकनेस 20, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4, ये आंसर आ जाएगा अराउंड 15 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर से अगर आप 15 सेंटीमीटर क्लोज करते हो, 15 सेंटीमीटर क्लोज, तो इसको दिखेगा ये एट ए डिस्टेंस ऑफ 65 सेंटीमीटर।
तो ये डिपेंड करता है आप किसके थ्रू देख रहे हो, आपके बीच में स्लैब कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। हाँ अर्नव सही है। अक्षय विल सी एट 56 एंड वरुण विल सी एट 65। ठीक है। ठीक है जी, ध्यान रखना ये है स्लैब का कंसेप्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है मतलब स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्पेशली क्लास 10th के लेवल पर मैं एग्री कर रहा हूँ कि ये चीजें थोड़ी डाइजेस्ट करने डिफिकल्ट है, बट ट्रस्ट करो इसका एडवांटेज आपको बहुत मिलेगा आगे, आई मीन चैप्टर्स में। एक और एग्जांपल ले रहे हैं। ये जो एग्जांपल है ये आप समझ सकते हो पेपर वेट का एग्जांपल। पेपर वेट जो होता है ना, पेपर वेट नॉर्मली ग्लास के होते हैं। तो अब आप इसको ऐसे मानना कि मतलब इसको ऐसे मानो कि हमारे पास कोई एक न्यूज़पेपर है। ठीक है, हमने ऐसे मान लिया कि ये हमारे पास इस तरीके से न्यूज़पेपर है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे मान लिया जाए कि ये हमारे लिए न्यूज़पेपर है। उस न्यूज़पेपर पे कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, ब्लैंक तो होगा नहीं, सब कुछ लिखा होगा उसके ऊपर। तो कलर न्यूज़पेपर है, ये कलर न्यूज़पेपर है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके ऊपर रेड कलर से भी कुछ ना कुछ लिखा है, ब्लू कलर से भी कुछ लिखा है, ग्रीन कलर से भी लिखा है ना, डिफरेंट टाइप के कलर है उस न्यूज़पेपर के ऊपर। और आपने इसके ऊपर क्या किया, इसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रखा। तो इसके ऊपर हमने क्या किया, एक ग्लास स्लैब रख दिया, ऐसे मान लो, मतलब पेपर वेट रखा ग्लास का। ठीक है, इस टाइप से मान लो आपने क्या किया, इसके ऊपर वो अपना पेपर वेट रख दिया जो ग्लास का बना हुआ है, इस टाइप से कुछ। ठीक है, इस टाइप से मान लो आप। चलो तो ये बताओ कि जो आप ये ग्लास स्लैब रखोगे और उसके बाद अगर आप यहां से इसको रीड कर रहे हो, ठीक है, यहां से आप इसको रीड करो, रीड फ्रॉम हियर, तो जो ये अल्फाबेट्स होंगे, जो भी ये अल्फाबेट्स होंगे, ये आपको थोड़ा सा क्लोज दिखेंगे। तो आप ये बताओ कि विच कलर अल्फाबेट, विच कलर विल अपीयर मोर क्लोजर टू यू। अगर आप इसको ऐसे ग्लास के थ्रू पढ़ते हो तो कौन सा कलर आपको ज्यादा क्लोज दिखेगा अपने। रेड विल बी मोर क्लोजर, और ब्लू विल बी मोर क्लोजर, और ग्रीन विल बी मोर क्लोजर। लविश त्रिपाठी कह रहा है अमर उजाला, अच्छा पेपर का नाम भी तुमने बता दिया। प्रवीण रेड, लविश त्रिपाठी रेड, विशाल बंसल ब्लू, बट उसके आगे क्वेश्चन मार्क है, मतलब डाउट में हूं आप। और ऋषभ अवस्थी कह रहे रेड, अर्नव रेड। ओके ठीक है, और देखो अनुष्का सक्सेना जी रेड। ठीक है, भटनागर रेड। हाँ ठीक है, अश्विका रेड, वानिया ब्लू। ओंकार सिंह रेड। ओके, कौस्तुभ रेड, तो वान्या इज ऑड वन आउट, मे भी सही हो। अभिव्यक्ति सिंह रेड, आदर्श शुक्ला ब्लू। ठीक है, देखो भाई ऋषभ अवस्थी सारे सेम, नहीं नहीं बच्चा ऐसा तो नहीं होगा। देखो क्या है ना, एक्चुअली आप समझो मेरी बात, कंसेप्ट देखो, लॉजिक पे आओ। क्या था मेरा, ऑब्जेक्ट कितना क्लोज दिखता है स्लैब के केस में, ऑब्जेक्ट अपीयर क्लोजर बाय टी टाइम्स 1 - 1 म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप अपना लेक्चर 1 याद करिए, लेक्चर 1 जहां पर कहा गया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो C डिवाइडेड बाय V है, और स्पीड ऑफ रेड कलर की बात की गई थी, तो ये सबसे ज्यादा होता है, देन स्पीड ऑफ ग्रीन कलर, एंड देन द स्पीड ऑफ ब्लू कलर। ये कहा गया था कि रेड का स्पीड सबसे ज्यादा होता है किसी मीडियम में जाने पर, तो जिसके लिए V ज्यादा होगा, बट ऑब्वियस है कि अगर आप V को ज्यादा रखोगे तो ऑटोमेटिकली म्यू कम आएगा।
यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के केस में कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रीन में ज्यादा होगा, एंड देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्लू कलर का। अब ये जो एक्सप्रेशन है T इंटू कैपिटल S इक्वल टू T इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू, तो आप यहां से क्या लगता है आपको कि जिसका म्यू ज्यादा होगा, जिसमें आप म्यू ज्यादा करोगे, देखो अगर म्यू ज्यादा हुआ तो इसका मतलब 1/म्यू कम हो जाएगा, 1/म्यू कम होने का मतलब 1 - 1/म्यू, ये पूरी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और जब ये पूरी वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब कैपिटल एस ज्यादा होगा। तो जिसका म्यू ज्यादा है, मतलब जिसके लिए म्यू की वैल्यू ज्यादा है, उसमें ज्यादा क्लोज दिखेगा वो, कैपिटल एस उसमें ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा म्यू किसका ज्यादा है? ब्लू कलर का। तो ब्लू विल अपीयर मोर क्लोजर, ब्लू विल अपीयर मोर क्लोजर देन रेड कलर। और अब आप इसको उससे याद रखना मेरे इस स्टेटमेंट से, मैंने पहले क्या कहा था आपसे कि रेड कलर लीस्ट डेविएट करता है, रेड इज लीस्ट डेविएटेड, और यहां पर भी रेड लीस्ट है, दैट इज लीस्ट क्लोजर, लीस्ट क्लोजर रेड होगा। तो लाल कलर को हमेशा लीस्ट पर रखो आप किसी भी क्वेश्चन में, रेड मिनिमम डेविएशन, मिनिमम क्लोजर, यानी कि जो ब्लू कलर के अल्फाबेट्स होंगे वो ज्यादा रेज अप होंगे, दे विल अपीयर मोर रेज्ड अप एज कंपेयर टू द रेड कलर्स, एंड ग्रीन ऑब्वियसली बीच में आएगा उसमें। सो वान्या राइट है, और कौन राइट था इसमें? अगर मैं देखूं कि जो क्वेश्चन है उसमें तुषार बंसल, हाँ मैंने कहा था ये ऑड वन आउट वाले लोग सही थे। आदर्श शुक्ला ने भी ब्लू कह दिया था बाद में, और वान्या ने कहा था, और कुशाल बंसल ने कहा था, हाँ बट कुशाल बंसल आप डाउटफुल थे, आदर्श शुक्ला और हाँ ठीक है। आप देखो, बी केयरफुल इस टाइप के क्वेश्चंस में यार, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वाले क्वेश्चंस हैं, वो उतना इजी नहीं है हमारे लिए, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आज इसको यहीं पर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर्स स्टार्ट करेंगे, मिरर्स और लेंसेज। ठीक है, इसको रिवाइज करके रखना, मिरर और लेंसेज नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, वाइंड अप कर रहे हैं इसको। ठीक है बच्चा, कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।